नमस्कार साथियों अपने जो ज्योग्राफी क्लासेस चल रही थी उसके अंदर हमने जो पिछली कल वाली क्लास थी उसके अंदर हमने वायुमंडल को पूरा कर दिया था। आज जो बातें करेंगे उसी वायुमंडल से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है भौतिक भूगोल के अंदर। क्या भौतिक भूगोल में आज जो टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक का नाम क्या है? वायुदाब। तो सबसे पहले मैं किसी भी टॉपिक को शुरू करता हूं उसकी थोड़ी परिभाषा डेफिनेशन या फिर कह सकते हैं तो सामान्य जीरो की बातें मैं करता हूं ताकि क्या है जो कमजोर लेवल के बच्चे हैं उनको क्या कुछ समझ में आ जाए या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ज्योग्राफी के बारे में कभी पढ़ा है तो उनको क्या इसकी कुछ सामान्य बातें बतानी जरूरी होती है। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि सर वायुदाब कहते हैं इसे। तो मैंने कई बार कहा है कि आप किसी शब्द का अगर परिभाषा बनाओ किसी टॉपिक की परिभाषा बनाओ तो उसका क्या है संधि विच्छेद कर दिया उसके टुकड़े कर दिया और फिर उसके अर्थ निकाल दिया परिभाषा तुरंत निकल जाती है। तो मैंने पीछे बताया आपको कि इसमें दो है, एक है वायु एक क्या है दाब। वायु का अर्थ मैंने बताया कि वायु किसे कहते हैं, वायु का निर्माण कैसे होता है। तो वायु किसे कहते हैं? वायु है एक गैसों का समूह है। क्या है? वायु क्या है? गैसों का समूह है। बात आ गई मुझे दाब किसे कहते हैं। दाब का अर्थ हो गया भू पृष्ठ पर गैसों के दाब या भार को क्या कहा जाता है? वायु दाब कहा जाता है। दाब का अर्थ हो गया भूपृष्ठ पर गैसों के दाब या भार को क्या कहा जाता है? वायु दाब कहा जाता है। बात आती है कि इस वायुदाब का सर्वप्रथम किसने मापन किया था? वायुदाब को सर्वप्रथम मापने वाला एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम था टेरीस। क्या नाम था? टेरीसीबी। व्यक्ति का नाम क्या था? टेरीसीबी, जिसने कब सन 1643 में सर्वप्रथम कहने कर इस वायुदाब का मापन किया था। बात आती है तो इसने वायुदाब का मापन किस इकाई के माध्यम से किया था? कौन सा यंत्र काम में लिया था? आज वर्तमान में कौन सा यंत्र काम में लेते हैं या वही ले रहे हैं या फिर हमने वही यंत्र चेंज कर दिए? देखो हाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं, कुछ ऐसे मेरे मित्र भी हैं जिनको रियल के अंदर इकाई और यंत्र के बारे में भी नहीं पता है। कोई बात नहीं, देखो एक स्टूडेंट होता है जिसको वो आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि आपको कुछ नहीं आता, आपको ये बात भी नहीं आती। हाँ बिल्कुल बड़ी बात नहीं है सर मुझे नहीं आता तभी तो मैं पढ़ने आया, अगर आता तो मैं यहाँ पर माथा फोड़ी क्यों करता। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आना और नहीं आना कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था, मैं भी क्या धीरे सीखता गया। कहने कर कि सर इकाई किसे कहते हैं? जिन्हें आता होगा उन्हें तो ये बात शायद मजाक लग रही होगी, जिन्हें नहीं आता उनके लिए बहुत बड़ा ये मार्गदर्शन होगा। इकाई का अर्थ हो गया कि यंत्र किसे, दो बातें हमारे पास कि इकाई और यंत्र में अंतर के। यंत्र को अर्थ हो हम जिस दूरी को या फिर जिस किसी क्षेत्र का हम मापन करते हैं, मापन करने के लिए जो हम क्या करते हैं एक हथियार लेते हैं, कहने का कोई साधन लेते हैं जिसके माध्यम से मापते हैं। कहने का हमने एक खेत का मापन किया, खेत का मापन करने के लिए हमने क्या एक यंत्र लिया, कहने के लिए फीता लिया। फीता नहीं समझते हो जो मिस्त्री वगैरह होते हैं 50 फीट का 100 फीट का फीता नहीं होता वो लिया। या फिर नया लेकर मान लो आपने क्या ले लिया एक जरीब ले ली, क्या ले ली जरीब। ये जरीब ये फीता ये क्या है? यंत्र। इसके माध्यम से हमने खेत का मापन किया तो खेत की चौड़ाई आई मान लो कितने 150 फीट आ गई। कितनी आ गई? 150 फीट आ गई या फिर 140 की आ गई फीट चौड़ाई आ गई। ये जो फीट के अंदर चौड़ाई और फीट के अंदर जो लंबाई है ये फीट क्या है? इसकी इकाई है। क्या है? इकाई है। हाँ फीट के चौड़ाई वगैरह आप फीट नहीं कहकर यहाँ पे क्या कह सकते हो? बीघा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बीघा। मतलब कितने बीघे इस खेत का क्षेत्रफल है कहने का वो जरीब के माध्यम से मापा। तो ये बीघा हो गया, फीट हो गया, आप गज कह सकते हो, ये सारे क्या है? इकाई कहलाती है। और ये क्या है? इसकी यंत्र है। तो कहने के अंदर वायुदाब को मापने की इकाई क्या है, उसके बाद वायुदाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो सबसे पहली बात आती है वायुदाब मापी इकाई। तो वायुदाब मापी इकाई है उसे आप क्या कह सकते हो? वायुदाब इंच के अंदर भी मापा जाता है। वायुदाब किसके अंदर? सेंटीमीटर के अंदर मापा जाता है। वायुदाब किसके अंदर? वायुदाब हेक्टो
पास्कल के अंदर मापा जाता है, हेक्टो पास्कल के अंदर मापा जाता है, इसे हेक्टो पास्कल भी कहते हैं, हेक्टो पास्कल भी कहते हैं। इसके अलावा वैल्यूदाब मिलीबार में मापा जाता है, किसमें? मिलीबार। तो गुरुजी आज ज्यादातर हम किसका एग्जाम के चारों आ गए तो 90% तो चारों आते हैं, अगर चारों आ गए तो अधिकतर जो आज विश्व के जो देश काम जिस इकाई का काम ले रहे हैं वो कौन सी है? मिलीबार है। हाँ, ये हेक्टोपास्कल भी है और हेक्टोपास्कल भी है, सेंटीमीटर भी है, कौन सी? इंच भी है। इसके बाद में बात करें तो वायुदाब मापनी यंत्र कौन कौन से है? तो वायुदाब मापनी यंत्र एक ही है जिसे हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। वायुदाब मापनी यंत्र को क्या कहा जाता है? वायुदाब मापनी यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है, या फिर इसे बैरोमीटर के जगह क्या कह सकते हो? 14 बैरोमीटर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? 14 बैरोमीटर, या फिर एनीलाइट बैरोमीटर भी इसे कहा जाता है, एनीलाइट बैरोमीटर भी कहा जाता है। कहने का अर्थ क्या हो गया कि वायुदाब मापने यंत्र को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर, जिसे 14 या फिर एनीलाइट बैरोमीटर भी कहते हैं। इकाई कौन कौन सी है? इकाई इंच है, सेमी है, हेक्टोपास्कल या फिर हेक्टोपास्कल भी है, या फिर इसे क्या? मिलीबार कहते हैं। अधिकतर ज्यादातर क्या है? मिलीबार ही उपयोग में ली जाती है। तो आप अगर चारों ऑप्शन 90% तो आएंगे, अगर ऐसा है तो प्रश्न 100% डिलीट होगा। अगर आ गए तो आपको मिलीबार ही करना है। क्या करना है? मिलीबार ही करके वो अधिकतर जिसका उपयोग है वही क्या होगा? इसकी इकाई मानी जाएगी। बात आती है इसके बाद में जो बैरोमीटर है, इस बैरोमीटर के माध्यम से वातावरण के अंदर वायुदाब का मापन करते हैं, उससे हमें किस किस का संकेत, मतलब किस किस की पूर्व सूचना मिलती है। जैसे मान लो तूफान की सूचना हम कैसे मिलती है, तो इनकी बातें करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, ठीक है। बात आती है क्या कि बैरोमीटर के मापने के माध्यम से वातावरण के हमें सबसे पहले सूचना, पूर्व सूचना क्या मिलती है? एक सूचना बताता हूं पहले, बैरोमीटर मापन से कि बैरोमीटर का पठन या फिर पाठन, बैरोमीटर का पठन क्या है? पारा। बैरोमीटर का पारा या पठन धीरे 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 गिरने पर वर्षा या फिर कह सकते हैं प्रति चक्रवात की पूर्व सूचना होती है। पूर्व सूचना होती है। बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे गिरने या फिर कह सकते हैं धीरे धीरे चढ़ने पर किसकी सूचना होती है? हम कहते हैं कि वर्षा की पूर्व सूचना होती है। अगर हम बैरोमीटर के पारे की बात करें कि तेजी से गिरने पर, क्या बताया? बैरोमीटर का पारा अगर तेजी से गिरे तो तेजी से गिरने पर ध्यान रखना किसकी सूचना होती है? तेजी से गिरने पर तूफान की पूर्व सूचना होती है। किसकी सूचना होती है? तूफान। ध्यान रखना, जब बैरोमीटर का पारा तुरंत और तुरंत गिर गया, पहले बैरोमीटर दाब क्या था? बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर दाब है तुरंत और तुरंत गिर गया, मतलब जो हवाएं थी वो तुरंत क्या होगी? भारी होगी। इसका मतलब अब इस वातावरण के अंदर क्या परिवर्तन होने वाला है? इसका मतलब इस वातावरण का क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। बात क्या है? बात यह है कि बैरोमीटर का पारा, बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे पहले तो गिरा, इसके अंदर ये भी हो सकता है पहले गिरा फिर धीरे धीरे उठा, लेकिन यहां पर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने पर, ऊपर की ओर उठने पर ध्यान रखना क्या? मौसम साफ। किसकी? मौसम साफ की क्या मिलती है? सूचना मिलती है कि बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे गिरा फिर धीरे धीरे उठा, इसका मतलब किसकी सूचना है? वर्षा या प्रति चक्रवात की। बैरोमीटर का पारा तेजी से नीचे गिरा, आप कभी देखना जरूर नहीं है इसकी बातें, आप प्रैक्टिस के माध्यम में देख सकते हो। जैसे आपने कभी देखा कि कहीं पर तूफान की सूचना कैसे होती है? अपने आसपास की जो हवाएं चल रही तुरंत हवा रुक गई,
तुरंत और तुरंत हवा रुकेगी। इसका मतलब आप देख रहे हो इधर आसपास में देखोगे, मतलब किधर से आंधी आ रही है, हाँ तुरंत आपको दिखाई देगा कि आंधी आ रही है, मतलब तूफान आ रहा है। ये सूचना कैसे कि अपने आसपास की हवाएं थी तुरंत और तुरंत क्या करगी, रुक गई। हवा क्या होगी, भारी भारी होकर क्या है पृथ्वी पर गिर गई, जिस वजह से पृथ्वी पर वायु दाब बढ़ गया और पीछे से कहीं से वायु दाब हमेशा रखना उच्च से निम्न क्यों जाता है। इसका मतलब यहां पर क्या है, तूफान की पूरी सूचना होगी। अगर क्या है वायुदाब क्या है, तेजी से गिरा, वायुदाब क्या धीरे धीरे ऊपर क्यों उठ रहा है, इसका मतलब तापमान क्या वायुदाब बढ़ रहा है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, किसकी सूचना होती है, वो होती है मौसम साफ की सूचना। अब न तो कोई आंधी आएगी, न तूफान आएगा, न वर्षा होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद में, तो बात आती है कि वायु दाब के वितरण या फिर कह सकते हो दिशा, या फिर कह सकते हो क्या गति, या फिर कह सकते हो क्या दर। वायु दाब के वितरण मतलब कहां कहां वायु दाब उच्च है और कहां वायु दाब निम्न है, ये बात बताने वाला। या फिर वायु दाब की दिशा क्या, मतलब वायु दाब अब किस मतलब कहां उच्च और कहां निम्न, मतलब हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ किस दिशा की ओर बह रही है, ये बात। वायु दाब अगर उच्च है तो हमें कितनी गति से बह रही है, और वायु दाब कितना उच्च है और कितना निम्न है, इन बातों को बताने वाली रेखा को हम क्या कह सकते हैं, उन्हें कहते हैं समदाब रेखा। क्या कहते हैं, समदाब रेखा कहा जाता है। कहने का वायुदाब के वितरण दिशा गति आदि दर को बताने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं आइसोबार। क्या कह सकते हैं, आइसोबार रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोबार रेखा भी कहा जाता है। कहने का कि पृथ्वी पर कहां कहां वायु का दाब उच्च है, कहां का निम्न है, कहां वायु दाब उच्च है, इसका मतलब वायु दाब की जो पवनों की दिशा है, वो पवनों की गति क्या है, पवनों के क्या है, वायु दाब उच्च है निम्न ये कितना है, इस सभी बातों को बताने वाली रेखा को क्या कह सकते हैं, समदाब रेखा, या फिर कहते हैं आइसोबार। जिसे इन बातों को क्या बताने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोबार या फिर समदाब रेखा कहते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है बैरोमीटर की ढाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैरोमीटर की ढाल भी कहा जाता है। क्या गुरुजी कि जब ये सारी दशा बताने वाले यंत्र को हम सीधा सीधा क्या कहते हैं, बैरोमीटर ढाल कहते हैं। लेकिन इन यंत्रों को बताने वाली अलग अलग रेखा है, मतलब यहाँ पर वायु दाब उच्च है, यहाँ पर निम्न है, इनको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, समदाब रेखा। यहाँ पर वायु दाब की पवनों की दिशा क्या है, यहाँ पर पवनों की दिशा क्या है, इसको बताने वाली रेखा को भी क्या कहते हैं, समदाब रेखा। ये हवाएं हैं, इसका यहाँ पर वायु दाब क्या है कि मतलब उच्च है तो कितना उच्च है, यहाँ पर वायु दाब निम्न है तो कितना निम्न है, ये बातें बताने वाली रेखा को भी हम क्या कहते हैं, समदाब रेखा या फिर आइसोबार कहा जाता है। बात आती है इसके बाद की, तो देखो इसकी छोड़ नहीं दिया नहीं सकते, चलो लिख लिया हुआ बात, आप बीच में रोक कर देना। इसके बाद की बात आती है कि सर सर्वाधिक पृथ्वी पर वायुदाब कहां पाया जाता है। बात क्या आती है कि पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक वायुदाब समुद्रों में पाया जाता है। जो समुद्र होते हैं उन समुद्रों के सर्वाधिक क्या पाया जाता है, वायुदाब पाया जाता है। कितना तो जानना, अधिकतम वायुदाब पाया जाता है 1013 कितने 25 मिलीबार। सर्वाधिक वायुदाब जो पृथ्वी पर दर्ज किया गया है वो कितना है, 1013.25 मिलीबार दर्ज किया गया। इसके बाद में आगे की बात आती है, वो आती है पृथ्वी पर वायुदाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो देखो पृथ्वी के ऊपर वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, वायुदाब को प्रभावित
करने वाले कारक। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो गुरुजी वायुदाब को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक आता है वो आता है क्या? ताप कारक। क्या आता है? ताप कारक। कैसे बताऊंगा। दूसरी बात करें तो क्या दूसरा आता है पृथ्वी की घूर्णन गति। इसके आधार पर भी क्या है वायुदाब उच्च है या फिर निम्न, इसकी बातें भी इसके आधार पर हम पता करते हैं। नेक्स्ट बात आती है वो आती है आर्द्रता के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि वायुदाब उच्च है या फिर निम्न। चौथी बात करें तो बात है क्या? वो है स्थल से क्या ऊंचाई। कहने का पृथ्वी के स्थल भाग से जब ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो वायुदाब निम्न होता है या उच्च होता है। ये भी ये वायुदाब को प्रभावित करने वाले क्या है? कारक है। जैसे सबसे पहले बात करें तापमान की कि तापमान के आधार पर वायुदाब उच्च या फिर निम्न कैसे होता है। तो मैंने वायुमंडल के लिए बताया था कि वायुदाब के जो तत्व है वो तत्व कौन कौन से हम कह रहे थे। उसके अंदर एक है जलवाष्प। क्या है? सबसे ज्यादा वायुदाब को भारी करने वाला तत्व कौन सा था? जलवाष्प। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें अगर जल भाग है, जल भाग पर सूर्य का तापमान क्या होगा? हाई। टेम्परेचर कैसा होगा? हाई। इसका मतलब जल भाग क्या होगा? गर्म। जल भाग गर्म होगा, इसका मतलब वहां पर वायुदाब वायु का सवाल क्या गर्म होकर जल किसके रूप बदलेगा? वाष्प के रूप बदलेगा। वाष्प के रूप बदलेगा, इसका मतलब हवा के साथ जलवाष्प सर्वाधिक होगा। जलवाष्प सर्वाधिक होगा, इसका मतलब वहां पर क्या है? सर्वाधिक वायुदाब क्या पाया जाएगा? उच्च पाया जाएगा। लेकिन अगर भाग में किसकी बात करूं? स्थल की बात करूं। किसकी बात करूं? स्थल की बात करूं तो स्थल भाग पर अगर टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब वहां पर हवाओं के अंदर जो क्या थी कहने का जलवाष्प की मात्रा थी या फिर कह सकते हैं आर्द्रता की मात्रा थी। तो वो आर्द्रता की मात्रा सूर्य की गर्मी की वजह से सारी क्या पृथ्वी पर गिर जाती। गिरने की वजह से पृथ्वी के ऊपर बैठने वाली हवाएं वो कैसी होती थी? हल्की होकर वो हवाएं पृथ्वी के स्थल भाग से उठकर क्या ऊपर उठ जाती। ऊपर उठने की वजह से उस हवाओं का पृथ्वी के स्थल भाग पर दाब रहता है क्या? कम रहता है। इसका मतलब स्थल भाग पर वायुदाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निम्न। और इस पर क्या हो जाएगा? उच्च। तो इस वायुदाब को अलग अलग भागों में डिवाइडेड वायुदाब को प्रभावित करने का जो कारक था कौन सा था? तापमान। दूसरी बात करें कौन सी? पृथ्वी की घूर्णन गति। अब पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से भूमध्य रेखा के पास हवाएं क्या करती? मंद गति से बहती है। मंद गति से बहती है, इसका मतलब भूमध्य रेखा के समथिंग जो हवाएं हैं वो निम्न वायुदाब का कारण बनता है। वो कैसे बनता है? वो तापमान की वजह से बनता है। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो 60 डिग्री या फिर कह सकते हैं 50 डिग्री के मध्य यहाँ पर हवाएं वो क्या करती है? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने की वजह से वहां पर क्या है? हवाएं तीव्र गति से गमन करना शुरू कर देती है। तीव्र गति से गमन करने का हवाएं भारी जरूर है, लेकिन गति अधिक होने की वजह से वो हवाएं क्या पृथ्वी के पास आने की बजाय क्या उठ जाती है। जैसे आप किसी वस्तु को अगर तीव्र गति से घुमाओगे तो उस वस्तु की क्या है? अगर आप किसी वस्तु के ऊपर घुमा रहे हो तो उस वस्तु पर उसका वजन क्या कम हो जाता है क्योंकि गति बढ़ जाती है। अगर वो धीरे धीरे क्या करेगी? कहने का गति करेगी तो उसके ऊपर क्या वजन क्या करेगा? बढ़ेगा। एक उदाहरण और देता हूं। जैसे एक बड़ी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर 50, 60, 70 टन वजन है। उस गाड़ी के स्पीड है वो 70-80 की समथिंग, 70-80 की समथिंग स्पीड है। इसका मतलब उस गाड़ी की सड़क पर जो भार है वो कम रहेगा। लेकिन वही गाड़ी जब धीरे धीरे चलेगी तो कहने का उस गाड़ी के पुर्जों की आवाज आएगी, जैसे चूं चा इस प्रकार की आवाज आती रहेगी। क्यों? कि वो साइड से पुर्जे हो क्या करें? उस वजन को मतलब आराम से सहन कर करके फिर आगे की ओर धकेल, सहन करके आगे की ओर धकेल रहे। वो सेम की सेम कारण क्या है? इस हवाओं की गति तेज होगी, उस स्थान पर वायुदाब क्या रहेगा? निम्न। हवाओं की गति मंद रहेगी, उस स्थान पर वायु का दाब क्या रहेगा? उच्च रहेगा। तो वायुदाब यहाँ पर पृथ्वी की ध्रुवों की तरफ क्या आता है? निम्न। इसका पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर वायुदाब क्या है? उच्च और निम्न रहता है। नेक्स्ट अगली बात करें आर्द्रता। आर्द्रता का अर्थ हो गया हवा के अंदर क्या? नमी। नमी होगी, हवा क्या होगी? भारी। भारी होगी, इसका मतलब वायुदाब क्या होगा? उच्च। अगर आर्द्रता नहीं होगी, इसका मतलब हवाएं कैसी होगी? हल्की, और हल्की हवाओं की वजह से वायुदाब क्या रहेगा? निम्न। बात आती है स्थल से ऊंचाई। जब आप स्थल से ऊपर की ओर जाते हो तो रियल के अंदर क्या है? तापमान में कमी पाई जाती है। तापमान में कमी पाई जाती है क्योंकि वहां पर हवाओं की क्या है? अंदर सर्वाधिक जलवाष्प की मात्रा है।
लेकिन जो हवा पृथ्वी के ऊपर उठ गई, इसका मतलब उस हवा का पृथ्वी पर तो किसी प्रकार का कोई दाब नहीं। पृथ्वी पर दाब नहीं, ऊपर जाओगे तो वायु दाब में क्या मिलेगी? कमी, क्योंकि ऊपर हवा है, उसका दाब कहाँ पता करोगे? पृथ्वी के ऊपर पता करोगे। पृथ्वी के ऊपर तो हवा है नहीं, हवा कहां से लेगी? ऊपर चलेगी। ऊपर जाने पर आपको वायु दाब क्या मिलेगा? निम्न मिलेगा। नीचे आओगे वायु दाब क्या मिलेगा? उच्च मिलेगा। तो कहना है पृथ्वी से ऊपर उठने के उपसार वायु दाब के अंदर परिवर्तन मिलता है, ऊपर निम्न मिलता है, नीचे क्या मिलता है? उच्च मिलता है। इसका मतलब ये तो सामान्य बातें थी, वो थी अपने वायु दाब के सामान्य परिचय में। अगली जो बातें करेंगे वो वायु दाब की भेदियों की बातें करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के। तब तक इस वीडियो के साथ बने रहे। धन्यवाद।